दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र में बजट। बजट में आएगा सरकार के आगामी वर्ष के आय व्यय के ब्यौरे को बजट कहते हैं। बजट में अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि की वित्तीय योजना होता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट का प्रावधान है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट प्रस्तुत करने के 75 दिन के अंदर इसे पारित कराना आवश्यक है। बजट के आंकड़े, बजट में 3 प्रकार के आंकड़े होते हैं। फर्स्ट आएगा पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े। फिर सेकंड में आएगा चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े। थर्ड में आएगा अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान। भारत का संघीय बजट 2 स्तर पे होता है। फर्स्ट है सामान्य बजट, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत होता है। रेल बजट रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत होता है। सर विलियम ओकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 1924 से रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। राजकोषीय घाटा में आएगा। राजकोषीय घाटे में जब सरकार की कुल प्राप्ति, राजस्व एवं पूंजी प्राप्ति तथा कुल व्यय, राजस्व एवं पूंजी व्यय का संतुलन नकारात्मक हो तो वह राजकोषीय घाटा होता है। इसमें आएगा टैक्स कर है एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है जो कर आधार से संबंधित होता है तथा इसके बदले करदाता को कोई लाभ नहीं मिलता। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में आएगा जिन करों का भार सीधे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, व्यय कर, आस्तिक कर, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर, भू राजस्व कर, पथ कर, कृषि आय पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, व्यवसाय कर, गैर सहकारी संपत्ति पर कर, रोजगारों पर कर, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर में शिक्षा उपकर, बिक्री कर, वाहनों पर कर, विज्ञापन कर, स्टाम्प व पंजीयन शुल्क, प्रवेश कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, सट्टेबाजी पर कर, नोट वैट सबसे पहले हरियाणा में लगा था तथा सबसे बाद में उत्तर प्रदेश में लगा था। कर ढांचे में सुधार हेतु राजा चेलिया समिति का गठन 1991 में किया गया था। चेलिया समिति गैर कृषकों के लिए 25,000 रुपये से अधिक वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की सिफारिश की थी। केंद्रीय बिक्री कर एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है तथा इसे राज्य सरकार वसूलती है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व है नेट टैक्स की प्राप्ति में आएगा सीमा शुल्क से होती है। यह राज्य सरकार को नहीं दिया जाता। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में करारोपण के 4 सिद्धांतों के बारे में बताया। टोबिन कर नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स टोबिन द्वारा प्रस्तावित एक वैश्विक कर है जिसे सभी विदेशी विनिमय सौदे पर लगाने की बात कही गई थी। किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के कारण उन पर एक विशेष कर का आरोपण किया जाता है जो हरित कर या पिगोवियन कर कहलाता है। वस्तु एवं सेवा कर विधायक इसमें आएगा जीएसटी की नींव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रखी गई थी। इस कर को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कहा गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो पूरे देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं के विक्रय उपभोग पर लागू हुआ। यह विधायक लोकसभा में 6 मई 2015 को तथा सभा में 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ। राष्ट्रपति का अनुमोदन 8 सितंबर 2016 को इसे प्राप्त हुआ। फिर 1 जुलाई 2017 से अब तक के सबसे बड़े कर सुधार
के तहत जीएसटी लागू हो गया। यह संपूर्ण भारत में वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर है। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल 3 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे: केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, इंटीग्रेट जीएसटी। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं जीएसटी से पूरी तरह बाहर है। यह मानवीय उपभोग हेतु शराब तथा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल है, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस तथा एटीपीएफ को छोड़कर सभी वस्तुओं की आपूर्ति पर आरोपित होगा। फिर इसमें आएगा कोई भी अपराधी जो कर का भुगतान नहीं कर रहा है या कम भुगतान करता है, उसे देय कर राशि का 10% जुर्माना देना होगा। बैंकिंग में आएगा भारत में बैंकिंग का विकास। भारत का पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे 1786 में खोला गया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी: बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इसमें आएगा 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था, जो 1881 में स्थापित हुआ था। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। 1959 में स्टेट बैंक के 7 सहयोगी बैंकों का गठन किया गया, जिन्हें स्टेट बैंक समूह कहा जाता है। वर्तमान में स्टेट बैंक समूह में सभी बैंकों का विलय हो चुका है। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यावसायिक बैंक, सार्वजनिक बैंक, ये वे बैंक होते हैं जिनमें सरकार की धारिता 51% से अधिक होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तथा इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का नंबर आता है। विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चीन में शाखा खोलने वाला पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1 जुलाई 1955 को बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था। भारत में सर्वाधिक शाखा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन का बैंक है। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड 1959 में ईस्वी में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा जारी किया गया था। देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश राज्य में लक्ष्मी वाहिनी बैंक लाभ के चलते फिरते बैंक की स्थापना 1 करोड़ रुपए की लागत से एक मोबाइल वैन में की गई है। भारत में पहला तहत हुआ एटीएम केरल के कोच्चि में स्थापित किया गया था। कोटक महिंद्रा बैंक पहले फाइनेंस कंपनी होता था। इसमें आएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। इसमें आएगा रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका प्रधान मुख्यालय मुंबई है तथा स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। इसमें आएगा प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के गवर्नर सीडी देश। इसी समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के नाम की सिफारिश की थी। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास हर समय 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए तथा 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। आरबीआई रेपो दर तथा
रिवर्स रेपो दर में कमी तथा वृद्धि कर सकता है। कोई भी बैंक आरबीआई की अनुमति के बगैर शाखा नहीं खोल सकता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। भारत के विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़े आरबीआई जारी करता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। 1 जुलाई 2011 से 25 पैसे तथा उसे कम मूल्य के सिक्के बंद कर दिए। 1 रुपये के नोट व सिक्कों को वित्त मंत्रालय जारी करता तथा वित्त सचिव उस पर हस्ताक्षर करता। 1 रुपये से अधिक के नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है तथा आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। कोई आम व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकता। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। रेपो दर, इस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है। रिवर्स रेपो दर, इस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता वापस लेता है। नकद आरक्षित अनुपात, सभी व्यापारिक बैंकों को जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास कोष के रूप में रखना पड़ता है। इस अनुपात के नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात, व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में अपने पास रखना पड़ता है। इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक की पूंजी 50:15, 15:35 के अनुपात में लगी होती है। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है। केंद्र सरकार ने केलकर समिति की सिफारिश को मानते हुए 1987 के बाद से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड की चुकता पूंजी 2000 करोड़ रुपए है, जिसमें 72.5% हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक का है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। नोट किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। एस्टेट ड्यूटी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर संपत्ति पर लगाया जाता है उसे एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। ग्रे मार्केट, यह अनधिकृत बाजार होता है। इस सौदे को शेयर बाजार का संरक्षण नहीं होता है। भारत में मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक, यहाँ डाक खानों की स्टेशनरी, डाक टिकट, अदालती व गैर अदालती स्टाम्प, रिजर्व बैंक व भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट आदि के अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई होती है। इसमें आएगा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, यहाँ दक्षिणी राज्यों के लिए डाक लेखन सामग्री, पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की छपाई होती है। करेंसी प्रेस, नोट, नासिक, यहाँ 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों की छपाई और पूर्ति होती है। बैंक नोट प्रेस, देवास, मध्य प्रदेश, यहाँ 20, 50, 100 और 500 रुपये के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छपते हैं। मैसूर, कर्नाटक एवं सहानबी, पश्चिम बंगाल के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमि, यहाँ आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। फिर आएगा सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, यहाँ बैंक व करेंसी नोट पेपर, गैर अदालती स्टाम्प पेपर की छपाई में लगने वाले कागज का उत्पादन होता है। उद्योग, आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया और देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 में की गई। उद्योगों का सार्वजनिक, निजी
उपयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया। इस नीति का उद्देश्य समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना था। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में की गई। नई औद्योगिक नीति में बहुत से उदारवादी कदम उठाए गए। धीमी गति से औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, औद्योगिक रुग्णता, उच्च महंगाई दर तथा भुगतान असंतुलन आदि संकट के संदर्भ में यह नीति अद्वितीय थी। इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्ति। वर्तमान में केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य। तंबाकू उत्पाद, शराब, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक तथा रक्षा उत्पाद एवं इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस उद्योगों को अनरक्षित करना। अब केवल 3 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रह गए हैं। परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन तथा 1995 की सूची में दर्ज खनिज इसमें आएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी स्थापना 2003 में हुई। अशोक चावला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इस आयोग का उद्देश्य है कि प्रतिस्पर्धा में बाधक गतिविधियों को समाप्त किया जाए, बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। भारतीय मानक ब्यूरो 1947 में भारतीय उद्योगों में उत्पादों के लिए मानक तैयार करने हेतु स्थापित किया गया। यह एक अर्ध सरकारी संस्था है। यह विभिन्न उत्पादों पर गुणवत्ता चिन्ह अर्थात ISI चिन्ह आवंटित करती है। क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की साख या उसके भुगतान करने की क्षमता का मूल्यांकन होती है। AAA सबसे मजबूत, सबसे बेहतर क्रेडिट रेटिंग मानी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने स्थान तथ्य राउरकेला ओडिशा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। वर्ष 1959 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। फिर भिलाई छत्तीसगढ़ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। वर्ष 1959 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ब्रिटेन से स्थापित किया गया। वर्ष 1962 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। बोकारो झारखंड एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र, इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। वर्ष 1973 ईस्वी में उत्पादन आरंभ हुआ। बरनपुर पश्चिम बंगाल निजी क्षेत्र संयंत्र के राष्ट्रीयकरण दोबारा अधिग्रहित। यह संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित हुआ। सलेम तमिलनाडु चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। भद्रावती कर्नाटक चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया। विजयनगर कर्नाटक चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। फिर इसमें आएगा महारत्न कंपनियां में आएगा। कंपनी स्थापना मुख्यालय भारतीय इस्पात प्राधिकरण 1973 दिल्ली में। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड या 1956 देहरादून। राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1925 दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड इसमें आ जाएगा 1975 कोलकाता। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड 1959 से दिल्ली। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड 1984 से दिल्ली। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1962 दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1976 मुंबई। महारत्न के दर्जे हेतु आवश्यक दशाएं। कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार ₹25,000 करोड़ रहा हो। इस दौरान कंपनी ने 5,000 करोड़ का औसत शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो। नवरत्न कंपनियां कंपनी में आएगा। इसमें है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1954 है बेंगलोर। फिर इसमें आएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 बेंगलुरु। फिर है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986 दिल्ली। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981 ओडिशा। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1976 मुंबई। फिर पावर ग्रेड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1989 दिल्ली। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 1986 दिल्ली। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 दुलियाजन असम। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड 1958 हैदराबाद। ग्रामीण विद्युतीकरण 1969 दिल्ली। फिर इसमें आएगा, इसमें है कंपनियां कॉरपोरेशन लिमिटेड
फिर इसमें आएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1971, विशाखापत्तनम। फिर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1961, मुंबई। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन यह 1956, चेन्नई। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड 1988, दिल्ली। फिर इंजीनियर इंडिया लिमिटेड 1965, दिल्ली। राष्ट्रीय बिल्डिंग निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड 1960, दिल्ली। नवरत्न के दर्जे हेतु आवश्यक दशाएं। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों रुपये 1000 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी लगातार लाभ में रही हो। नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के लिए 100 स्कोर में से 60 स्कोर होना चाहिए। नोट में केंद्र सरकार ने सितंबर 2017 में पेट्रोलियम क्षेत्र की कंपनियां भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया। मिनी रत्न इस योजना का प्रारंभ 1997 में किया गया था। वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 74 है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड आदि मिनी रत्न कंपनियां हैं। फिर भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था के रूप में 1964 ईस्वी में की गई। 2004 में इसका रूपांतरण एक बैंक के रूप में हो गया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI यह IFCI अधिनियम के तहत वर्ष 1948 में स्थापित की गई पहली विकास वित्त संस्था है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक सरकार द्वारा 1988-89 के बजट में इसकी स्थापना की घोषणा की गई तथा इस बैंक ने 1990 में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। फिर इसमें आएगा भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI। भारतीय संसद ने 1963 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम पारित किया और अधिनियम के अनुसार इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में एक वैधानिक इकाई के रूप में की गई। विनिवेश यह वह प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सरकारी हिस्सा इक्विटी बेचा जाता है। सरकार ने रंगराजन समिति 1991 की सिफारिश पर विनिवेश की प्रक्रिया 1991 में आरंभ की थी। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। लघु एवं कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान 1977 की औद्योगिक क्रांति नीति में दिया गया। लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से 1990 से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित है। लघु उद्योग वे उद्योग हैं जिसमें अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपये का निवेश हुआ हो। कुटीर उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा 25 लाख रुपये है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में देश में औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 में की। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह कागज से बना शेर है। गरीबी एवं बेरोजगारी गरीबी की माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष गरीबी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता अथवा क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं का बोध कराती है। इसे मापने के लिए गिनी गुणांक तथा ऑरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। निरपेक्ष गरीबी इसका अभिप्राय मानव की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है। गरीबी की रेखा की अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थता से जुड़ी है। 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए। फिर इसमें है गरीबी पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट। पिछली सरकार में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख सी रंगराजन ने गरीबी के आकलन पर तेंदुलकर समिति की कार्य पद्धति की समीक्षा रिपोर्ट सरकार को 7 जुलाई 2014 को सौंप दी। बेरोजगारी का आशय उत्पादन कार्य में ना लगा होना है। फिर है बेरोजगारी के प्रकार। यह 2 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति कोई भी उत्पाद कार्य करना ही नहीं चाहता या रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ही ना हो
तो उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी, जब अर्थव्यवस्था में प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कोई व्यक्ति काम करने को तैयार है परंतु उसे उस मजदूरी दर पर काम न मिले तो इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, यह एक दीर्घकालीन बेरोजगारी है जो औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी इसी प्रकार की है। अल्प रोजगार, क्षमता अनुसार या पूरा काम नहीं मिलने से इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अदृश्य छिपी हुई परछन बेरोजगारी, इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं किंतु उस कार्य में उनकी आवश्यकता नहीं होती। इसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादन शून्य होता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत के प्रमुख शेयर बाजार बम्बई स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना 1875 में हुई। 2005 से यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गया। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE, इसकी स्थापना सिफारिश 1991 में फेयरवानी समिति ने की थी तथा इसकी स्थापना 1992 में मुंबई में हुई। IDBI इसका मुख्यालय प्रवर्तक है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ है। इसमें आएगा राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE का मुख्यालय मुंबई। नोट में आएगा विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार वर्ष 1602 ईस्वी में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था। स्टॉक एक्सचेंज में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त ही स्टॉक एक्सचेंज है। इनमें से 5 राष्ट्रीय प्रकृति के हैं और 18 पारदेशिक प्रकृति के हैं। मंदड़िया एवं तेजड़िया, इसमें आएगा मंदड़िया वह व्यक्ति है जो आने वाले समय में मूल्य में गिरावट की सोच अपने शेयर बेच कर लाभ अर्जित करता है। मंदड़िया के सक्रिय होने से शेयर सूचकांक नीचे गिरता है। तेजड़िया वह व्यक्ति है जो भविष्य में शेयर मूल्यों में होने वाली वृद्धि की सोच के साथ उन्हें वर्तमान में सस्ते मूल्य पर खरीद लेता है। तेजड़िया के सक्रिय होने से शेयर बाजार तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी तथा इसको 30 जनवरी 1992 को SEBI एक्ट के तहत मुख्य पावर में लाया गया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। फिर यह शेयर बाजारों का प्रमुख नियामक संस्था है। गिल्ड एंड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। बदला, जब किसी स्टॉक कारोबार में विलंबन की मांग स्टॉक के खरीदार द्वारा की जाती है तो उसे बदला कहते हैं। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI इसकी स्थापना 19 अप्रैल 2000 को की गई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। इसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार सूचकांक यह निक्की है टोक्यो, डो जोन्स न्यूयॉर्क, बेकस सिंगापुर, नासदाक USA, सेट थाईलैंड, मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट। फिर इसमें है भारत की प्रमुख समिति और आयोग। यह स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, राजा चेलिया समिति कर सुधार 1991, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले, दांतवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान। फिर इसमें आएगा रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, भंडारी समिति यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना, सुरेश तेंदुलकर ये गरीबी से संबंधित BPL, मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास, सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग, भगवती समिति बेरोजगारी। फिर इसमें आएगा वैद्यनाथ समिति में आएगा सिंचाई के पानी। फिर है ज्योति बसु समिति
ऑक्ट्राई ऑक्ट्राई समाप्ति पर रिपोर्ट, सेन गुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगारी, डॉक्टर विजय केलकर समिति प्राकृतिक गैस मूल्य, केलकर समिति प्रत्यक्ष कर तथा परोक्ष करारोपण, मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, कोठारी कमीशन शैक्षिक सुधार, नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार, फिर इसमें आएगा हजारी समिति औद्योगिक नीति, तिवारी समिति औद्योगिक रगुनता, फिर मालेगांव समिति ये प्राथमिक पूंजी बाजार, NS वर्मा समिति है वाणिज्यिक बैंकों की पुनर्संरचना, मिस्त्री समिति है वित्तीय गतिविधियों के सुधार हेतु सुझाव, फिर इसमें आएगा संगलू समिति, यह सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापित के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु, पाठक आयोग, UNO के तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच हेतु, यह MC जोशी समिति काले धन से संबंधित है, बासवान समिति सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव, कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं में आएगा अन्नपूर्णा योजना, इसका आरंभ 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सीखोड़ा गांव से हुआ था। इस योजना का उद्देश्य अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करना है। सर्व शिक्षा अभियान इस योजना की शुरुआत 2001 में हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का 50% से 50% धन लगा होता है। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यह योजना 2005 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत 2014 को हुई। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीका लगाना है जिनका आंशिक रूप से 7 बीमारियों का टीका नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, इसमें आएगा इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल गया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया। इस योजना में हर परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य 90% व 10% सहयोग दिया जाता है। अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में आएगा भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना सैतारा महाराष्ट्र में 1932 में खोला गया। फिर इसमें आएगा भारतीय बैंकों की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं UK में है। सुपर 301 अमेरिका व्यापार कानून की धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी। भारत में सबसे अधिक संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्था भारत में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र 1997 में था। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का पहला व USA का दूसरा स्थान है। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान। भारत में सेवा कर लगाने के लिए 88वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। भारत के कर्नाटक राज्य में जनगणना की तर्ज पर मोतों की गणना का कार्य भी प्रारंभ किया गया। किसान क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। फिर 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना को बॉम्बे योजना कहते हैं। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग असम में प्रारंभ हुआ। भारत के कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सबसे अधिक है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापी जाती हो तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। फिर इसमें आएगा भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। किसी देश का आयात व निर्यात से संबंधित भुगतान व्यापार शेष कहलाता है। रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम 1972-73 में महाराष्ट्र ने शुरू की। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को हुई थी।
फिर केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ हुई थी। बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजातीय वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि। यह व्हाइट गुड्स की विशेषता यह होती है कि प्रदर्शनी प्रभाव से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है। भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार यूएसए से होता है। हरा सोना चाय को कहा जाता है। सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। काला सोना कोयला, द्वर स्वर्ण पेट्रोल को कहते हैं। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ होनी चाहिए। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए सुझाव देने वाली समिति गोई पोरिया थी। शेयर घोटाले के लिए जानकी रमन समिति बनी थी। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था यूटीआई है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1980 में हुई। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब शेयरों की खरीदारी से है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का 30 जुलाई 2007 से नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। फिर इसमें है शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। पानी पंचायत योजना ओडिशा से संबंधित है। सकल एफडीआई में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर रखता है। बहुराष्ट्रीय फार्म अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। हाल के वर्षों में केंद्रीय सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज का भुगतान रही है। अर्थशास्त्र शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत यूनिटों से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण रेगनर फिर फ्रिच ने किया था। मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। उपभोक्ता द्वारा अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने की स्वतंत्रता उपभोक्ता प्रभुत्व कहलाता है। रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत में पुनराधिकार बाजार की अवधारणा दी गई। लाभ का अभिनव सिद्धांत सुम्पीटन ने विकसित किया था। लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक क्लार्क था। जवाहर रोजगार योजना ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। मूल्य वर्धित कर वैट सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था। अनुसूचित बैंकों को पंजीयन भारतीय रिजर्व बैंक के पास कराना होता है। भारतीय रेल के राजस्व में माल यातायात आय का प्रमुख योगदान रहता है। पशुपालन के साथ खेती करने को मिश्रित खेती कहते हैं। गांव में छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को चरणवार प्रवास कहा जाता है। निक्षेप सेवाएं प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी है। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डेल्ट ने दिया। व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। फिर इसमें आएगा भारतीय अर्थशास्त्र में शिथिल काल जनवरी जून को माना जाता है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत निराशवादी है और आदर्श जनसंख्या सिद्धांत आशावादी है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। चेक एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966 से प्रारंभ किया गया। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 1990 में शुरू किया गया। ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ घरेलू प्रबंध होता है। यह शब्द अरस्तु की देन है। भारत में इक्विटी बाजार का सेबी नियंत्रण है। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक HDFC का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में की गई। H-1B वीसा का संबंध अमेरिका से है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष 1982 है। केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। थैंक यू दोस्तों।